के साथ प्रस्तुत करते हैं कि सामान्य बात भी विशेष लगने लगती है। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थोड़ा-सा नीरस स्वभाव के थे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, एक बेहतर स्टेटमेंट और ऑडिटर बनने के लिए ये आवश्यक होता है। कहीं-कहीं ये लगा कि आप टॉपिक हटकर बोले, मतलब ये लगा कि टॉपिक से हट गए, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको तैयारी करने का पर्याप्त समय ना मिला हो, या चूँकि जो आपने टॉपिक चुना है वो थोड़ा-सा अन्य टॉपिक की तुलना में कठिन है। आप कहना चाहते हैं? जी सर, इसका कंटेंट सर इतना ही अवेलेबल सामान दिया, उस तरह का आपने काम किया है कि आप बाजी मान ले गए। इतना अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया कि आपने समझाया मैप के माध्यम से इजराइल फिलिस्तीन को, तो ये भी बहुत अच्छी आर्ट है। दूसरी आपकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप बहुत ही बेहतर, सटीक और आकर्षित करने वाले शब्दों का उपयोग करते हैं, और ये जो आपके ऑडियंस होते हैं, ऑडियंस बहुत पसंद करते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और समय पर समस्त चीजों को समाप्त करें, क्योंकि 1970 और 80 के दशक के बाद आप बोल ही नहीं पाए। तो 5 मिनट में सारी बातें कहने की कोशिश करें। ठीक है, अगला ग्रुप, 5वां ग्रुप। अगला ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप कोई है शायद से कंप्लीट हो गए सर सबके सारे और किसी का रह गया हो तो ज्वाइन कर ले। कार्तिक का हो गया? कार्तिक शायद रह गए सर। हाँ सर, मैं अजय। हाँ तो आप अपना शुरू कीजिए सर, पूछ तो रहे हैं, बोलिए। अजय जी बोलिए। अजय जी आपका कैमरा और माइक दोनों ऑफ है। अगला ग्रुप कोई हो, अगला ग्रुप हो सकता है। मेरे को सर हमारा अपनी आवाज निकाली है, सभी लोग नहीं संजीव भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ठीक से लगा लीजिए, आप दोबारा से लगाइए अपना ईयरफोन, चेक कर लीजिए एक बार। आवाज सही नहीं आ रही है। जी और कोई नेक्स्ट ग्रुप हो जो बोलना चाह रहा हो वो बोल ले, फिर बता दे सर को कौन रह गया है कोई। सर मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए, अपने ग्रुप का नाम, टॉपिक, अपना नाम और बोलिए। सर मैं हिमांशु चौहान, हमारा ग्रुप का टॉपिक है भारत में सौर ऊर्जा की संभावना। सर मेरे ग्रुप में संजीव कुमार परिहार जी, गोविंद यादव और मैं हिमांशु चौहान और कृष्ण कुमार सक्सेना जी थे, लेकिन सर शायद किसी कारण से वो उपस्थित नहीं है। 2 लोग यहाँ पे, मैं और संजीव परिहार जी यहाँ पे मौजूद है। सर मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। सर भारत में भाषा, हेलो हाँ बोलिए, सुन रहे हैं सर। भारत में साल के औसतन 300 दिन प्रमुखता से रहने वाली सूर्य की किरणें और अन्य अनुकूल पहलू उसे स्वच्छ एवं अच्छे ऊर्जा के प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने का अवसर प्रदान करते हैं। सर ऊर्जा के संदर्भ में अगर बात की जाए तो पिछली सदी हाइड्रोकार्बन यानी कि पेट्रोलियम उत्पादों की रही है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। सर इस दौरान दुनिया ने द्रुत गति से प्रगति की, पर इस प्रगति की एक बहुत बड़ी कीमत
पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरणीय अपकर्षण के रूप में चुकानी पड़ी। पेट्रोलियम क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विषमता का एक नया संसार भी गढ़ा। इसने पेट्रोलियम संसाधनों से संपन्न देशों को धनवान बनाया, तो वहीं पे दूसरी ओर इसने विपन्न देशों जहाँ पे पेट्रोलियम उत्पाद नहीं थे उन देशों को यानी कि जहाँ पे पेट्रोलियम उत्पाद थे उन पर निर्भर बनाया। इसने उन विपन्न देशों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ा दिया। सर, यह परिदृश्य अब बदल रहा है। भारत सरकार वैकल्पिक ऊर्जा के अच्छे और नवीकरणीय स्रोतों के विकास को निरंतर आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। ये गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन न केवल स्वच्छ हैं, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टिकोण से भी निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण है। सर, अच्छे ऊर्जा के इन स्रोतों में सौर ऊर्जा एक आकर्षक और संभावनापूर्ण विकल्प के रूप में उभरी है। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक पहल पर फ्रांस के सहयोग से भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की नींव रखी। इसमें शामिल करीब 121 देश जीवाश्म ईंधन से इतर ऊर्जा के विकल्पों को अपनाने में एकजुट हुए हैं। इस सौर गठबंधन पहल पर वर्ष 2030 तक विश्व में सौर ऊर्जा के माध्यम से विश्व में 1 ट्रिलियन वाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा के मोर्चों पर एक नई क्रांति की आधारशिला रखने के ठोस प्रयास आकार लेने लगे हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इंडिया विश्व को एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। सर, सूर्य की रोशनी ही सौर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इस दृष्टि से भारत सौभाग्यशाली रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे औसतन 300 दिन सूर्य की रोशनी मिलती है। इस पैमाने पर इंडिया विश्व के ध्रुवीय देशों, विषुवत रेखीय और अन्य भौगोलिक प्रदेशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जहाँ सूर्य की रोशनी इतनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो ध्रुवीय देश हैं और विषुवत रेखीय देश हैं, उनकी तुलना में इंडिया बेहतर स्थिति में है। एक अनुमान के अनुसार भारत के भौगोलिक भाग पर 5 लाख किलोवाट प्रति घंटा प्रति वर्ग मीटर बराबर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं 1 मेगावाट अगर सौर ऊर्जा के लिए करीब 3 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता भी पड़ती है। इस दृष्टिकोण से सर देखें तो भारत में सौर ऊर्जा के मोर्चे पर बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। समय के साथ सौर ऊर्जा की लागत में भी कमी आई है। आंकड़े स्वयं इसकी पुष्टि कर रहे हैं, जो कि वर्ष 2016 में 4.43 की दर वाली जो सौर यूनिट लगती थी, अब वो 2 रुपए 24 पैसे पर आ गई है। सर, देश में गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा क्रांति की जमीन तैयार हो रही है। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र बराबर की भागीदारी कर इस संभावना को बुनाने में जुटे हुए हैं। कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के रीवा में सौर ऊर्जा अल्ट्रा मेगा पार्क को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। यह करीब 700 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाला एशिया का सबसे बड़ा एकल सौर पार्क है। इसके साथ एक उपलब्धि सर यह भी जुड़ी हुई है कि इसे 2 वर्ष से कम की अवधि में तैयार किया गया, जो देश में सौर ऊर्जा के मोर्चे पर बढ़ती क्षमताओं को जीवंत प्रतीत बन गया है। आगे देखें तो हिमांशु जी, आपका समय हो गया है। सर माफी चाहूंगा, लेकिन मेरे जो ग्रुप के लोग हैं, भैया हैं, वो शायद अपना रख नहीं पा रहे हैं अपनी बातों को, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनकी बातों को रखूं। नहीं, मतलब एवरी इंडिविजुअल 5 मिनट्स अलॉट किए गए हैं, तो अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो वो ही अपना बोले। जी ठीक है सर, थैंक यू। हिमांशु जी, सबसे अच्छी बात ये थी कि आपका जो टॉपिक था वो ट्रेडिशनल आपने टॉपिक चुना। अभी तक सारे टॉपिक जी, आपके बातों में सब कुछ समाहित था। आपका जो प्रेजेंटेशन था, आपका जो लेक्चर था 5 मिनट की, उसमें सब कुछ बहुत ही अच्छे से समाहित था और आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, रिदम में बोलते हैं, सम्यक बातों को शामिल करते हैं अपने उत्तर में।
और बस थोड़ा सा आपके कैमरे का ओरिएंटेशन ठीक नहीं था, तो इस वजह से आई कांटेक्ट नहीं हुआ। बाकी आपका बहुत अच्छा। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा इसका। ठीक, अब अगला ग्रुप। जी थैंक यू सर। अगला ग्रुप टॉपिक है और आज आवाज नहीं आ रही है क्लियर। अजय जी आपका माइक शायद ऑफ है, माइक ऑफ है शायद, चेक कर लीजिए। अजय जी आप थोड़ा इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, आपकी बात क्लियर नहीं आ रही है। कोई अगला ग्रुप बोले कोई। हेलो, हाँ अगला। नमस्ते सर। सर हमारा ग्रुप है 3 लोगों का है सर, जिसमें मैं वैभव पाठक और सर पूनम पाठक और आंचल दीदी हैं सर, हम 3 लोग हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। सर मैं स्टार्ट करूं और लोग बात करेंगे। टॉपिक बताएं, अपना नाम बताएं और आप उस टॉपिक में आयाम पर बोलेंगे वो बताएं, बातों को बताएं। सर मेरा नाम वैभव पाठक है। हमारा टॉपिक है सर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तब पहले मैं नागरिकता के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारा भारत का संविधान संघात्मक है, फिर भी यहाँ की नागरिकता में एकल नागरिकता प्रदान की जाती है नागरिकों को। नागरिकता का वर्णन हमारे संविधान के भाग 2 में तथा आर्टिकल 5 से 11 में है। संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्ति हेतु निम्न प्रावधान किए गए हैं। अब मैं 1955 का नागरिकता अधिनियम के बारे में बताना चाहूंगा। नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक विस्तृत कानून है, जिसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी और भारतीय नागरिक होने के लिए जरूरी शर्तों तथा उसके प्रावधान को बताया गया है। इसमें पहला प्रावधान है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा प्रावधान है कि वंशानुगत हो या वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा प्रावधान है पंजीकरण के आधार पर। चौथा प्रावधान है देशीकरण के आधार पर। और पांचवा प्रावधान है कि किसी भूभाग को भारत में मिलाए जाने पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके बाद में सर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में बताना चाहूंगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को पारित किया गया तथा राज्यसभा में इसे 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया और 12 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम प्रभावी भी हो गया। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से आए 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू भी कर दिया गया। इस अधिनियम के क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में बताना चाहूंगा। हमारी संसद ने नागरिकता में संशोधन सिंपल मेजोरिटी से किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का संशोधन 1955 के नागरिकता कानून में संशोधन है। इस संशोधन में निम्न प्रावधान है। बांग्लादेश, पहला प्रावधान है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हुए अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। दूसरा है कि इस प्रावधान में 6 कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें जैन, बुद्ध, सिख, पारसी, ईसाई और हिंदू हैं। अवैध प्रवासियों के रूप में आने वाले लोग 3 देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और 6 कम्युनिटी के लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता स्वतः दे दी जाएगी। इस अधिनियम में नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, ना कि नागरिकता छीनने का। इस विधेयक में
अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। ऑप्शन में भारत की नागरिकता समाप्त होने के बारे में बताना चाहूंगा। भारत की नागरिकता समाप्त होने की 3 विधियां हैं। पहली, परित्याग। यह एक स्वेच्छित कर्म है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता प्राप्त करके भारत की नागरिकता समाप्त कर सकता है। दूसरी विधि है पर्यावसान। जब कोई नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तीसरी विधि है वंचित किया जाना। पंजीकरण द्वारा अथवा देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों के प्रयोग का आरोप होने पर यह भारत सरकार द्वारा नागरिकता को अनिवार्य रूप से समाप्त करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, थैंक यू सर। अब आगे आंचल दीदी बताएंगी। हाँ, नेक्स्ट कैंडिडेट बोले। आप लोग सुन पा रहे हैं? जी सर। कैंडिडेट बोले जिसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में जो नेक्स्ट कैंडिडेट है अब वो बोले वैभव जी का ओवर हो गया है। आंचल दीदी थी, वो हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ना बोल पा रहे हो अभी। ओके, कोई और है आपके ग्रुप में? सर हाँ, पूनम दीदी और हैं। हाँ, पूनम जी बोलिए। सर आवाज आ रही है? थोड़ा सा माइक ठीक कीजिए। हाँ सुन रहे हैं? हाँ सर सुन। हाँ सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ अंचल जी सुन रहे हैं। हेलो हेडफोन में प्रॉब्लम है, माइक आपका ठीक है, हेडफोन में प्रॉब्लम है। चलिए ग्रुप के अगले मेंबर पूनम जी बोलिए आप, अंचल जी बात। इवनिंग सर। हेलो हाँ आप बोलिए आप अपना आप बताइए सबको, अपना टॉपिक बताइए और उस टॉपिक में किस डायमेंशन पे बोलेंगे और बताते हुए स्टार्ट करिए। एक्चुअली ये जो टॉपिक है नागरिकता संशोधन अधिनियम, इस पे वैभव जी ने ऐसे अभी बताया कि नागरिकता क्या है और नागरिकता संशोधन बिल जो 2019 में पास हो चुका है हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, तो उसके तहत क्या क्या वेरिएशन मतलब क्या प्रावधान रखे गए थे वो भी बताए जा चुके हैं। फिर भी मैं एक बार उनको रिपीटेशन करती हूँ क्योंकि आंचल जी डिस्कनेक्ट हो रही हैं, तो एक बार कंटिन्यू करूंगी उनको कि इसके तहत एक प्रावधान रखे गए थे हमारी गवर्नमेंट के थ्रू कि हमारे यहाँ 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी प्रवासी थे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए थे और एक प्रवासी के फॉर्म में हमारे देश में रह रहे थे एक, तो उनको हमारे यहाँ पहले 11 साल में या मीन 12 साल या 11 साल के अकॉर्डिंग उनको हम नागरिकता का प्रावधान उपलब्ध करा देते थे। लेकिन अब हमारी सरकार ने कुछ सुधार करते हुए इस प्रावधान को बदलते हुए इसके वर्षों को कम कर दिया है और वो अवधि हमारी 5 वर्ष की कर दी है। अगर हमारे देश में कोई भी प्रवासी व्यक्ति 5 वर्ष तक अगर यहाँ स्टे करता है तो हम उसको
अनिवार्य नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, चाहे उसके पास कोई दस्तावेज हो, चाहे उसको नागरिकता मतलब कोई वैध दस्तावेज हो, या उसके दस्तावेजों की समय सीमा समाप्त हो गई हो, या उसको नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम न हो। पहले क्या होता था कि पहले जो हमारा 1955 का जो अधिनियम था, उसके अकॉर्डिंग ये होता था कि अगर किसी व्यक्ति के पास में एक निश्चित समय अवधि के अनुरूप अगर दस्तावेज है, और या वो अवैध तरीके से हमारे यहाँ पे शरणार्थी फॉर्म में आ गया है, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि पनिशमेंट, दंडात्मक प्रक्रियाएं अप्लाई की जाती थी, जैसे कि विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत हम कार्रवाई करते थे। तो हमारे यहाँ सरकार ने इस अधिनियम में सुधार करते हुए मतलब अनुच्छेद में सुधार न करते हुए, अनुच्छेद से कोई छेड़छाड़ी नहीं है, बस अधिनियम 1955 से सुधार करते हुए इसमें इस बात को किया गया है कि हमारी जो अवधि थी प्रवासियों की, अवधि सीमा को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। विपक्ष के कुछ लोगों ने यानी इस पे कुछ विवाद उत्पन्न हुए, उन्होंने कहा कि हमारी स्वतंत्रता का हनन है, और इसमें क्या है कि अनुच्छेद 14 और 15 का जो हमारे अनुच्छेद 14 15 हैं, और इनका हनन किया जा रहा है, और मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा। तो इसके विरोध के जो मुद्दे ये थे कि मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, और अनुच्छेद 14 और 15 का इसमें जो वो है हनन किया जा रहा है। तो मेरे विचार से अनुच्छेद 14 और 15 इसमें कहीं भी वो नहीं करते, अवरोध पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि राज्य भारत के, हमारा अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो हमारे दोनों अनुच्छेद केवल हमारे नागरिकों के विकास के लिए हैं, न कि उनके विकास को अवरुद्ध करने के लिए। हमारे यहाँ पर नागरिक संशोधन बिल पारित करने का मुख्य जो उद्देश्य है, उसका एक रीजन सिर्फ ये है कि जो हमारे व्यक्ति कभी देश के विभाजन के समय पे बाहर चले गए थे, आउटर एरिया में चले गए थे, और उनको वहां भी अपने जीवन को व्यतीत करने का एक अच्छा मतलब अपने जीवन को में सुधार करने का एक मौका नहीं मिल रहा है। तो उन सभी लोगों को एक मौका देना, उनके आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक और संपूर्ण विकास के लिए उनको एक मौका देना। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो मेरे हिसाब से इसमें बैठता है वो ये है कि हम अभी तक अपनी जनगणना को ठीक से इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। कुछ जो प्रवासी थे उनका कैलकुलेशन हमारे यहाँ शो नहीं हो पाता था, तो उस कैलकुलेशन को हम शो भी कर पाएंगे यहाँ पे जब हमारे सारे इंडियन मतलब जो प्रवासी भी हमारे नागरिकता को ले लेंगे। और नागरिकता का मेन उद्देश्य यही होता है कि उस व्यक्ति का विकास करना। जब वो किसी देश का नागरिक बन जाता है तो नागरिकता में उस व्यक्ति का पूर्णतः विकास हो जाता है, तो उसका विकास भी होगा और हम अपनी जनसंख्या को काउंटेबल भी कर लेंगे। और काउंटेबल करके जो भी हमारी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारी कमियां हैं जो जिनको हम पूरा नहीं कर पाते, मीन डेवलप होने के बाद में डेवलप मतलब विकासशील होने के बाद भी विकसित की कंडीशन में नहीं पहुंच पाते क्योंकि गणना नहीं हो पाती है उन प्रवासियों की, तो उनको हम गणना के क्षेत्र में लाएंगे। अब आता है कि इससे हमारा जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो हमारी पूर्व के जो स्टेट हैं, उन पूर्व के स्टेटों को बचाया गया है। तो एक नियम के तहत बचाया गया है, वो नियम है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट एक कानूनी नियम बनाए गए इसके लिए, और ये विषय चर्चा में तब आया जब हमारा ये बिल पारित हो रहा था। तो संसद में ये इशू उठा कि भाई हमारे जो इनर लाइन स्टेट हैं इनको आप बिल्कुल भी इसमें हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि यहाँ के जो कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो हमारी इंडिया के अन्य पार्ट भारत के दूसरे भागों से थोड़ी सी विभिन्नता में है। तो तब ये हमारा 1 जनवरी 2020 को जब मणिपुर को हमने लागू किया, मणिपुर को जब इसमें इंक्लूड किया इनर लाइन परमिट में, तब जाके ये इशू हमारे सामने आया। तो मैं बताना चाहूंगी इनर लाइन परमिट क्या है। यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को संरक्षित क्षेत्र में सीमित अवधि के लिए आंतरिक यात्रा रहने की अनुमति देता है। वर्तमान में इनर लाइन परमिट प्रणाली नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में लागू है। इनर लाइन परमिट की जो अवधारणा थी
वो ब्रिटिश काल से शुरू हो गई थी। ब्रिटिश काल में एक बंगाल ईस्टर्न फ्रंटलाइन रेगुलेटिंग एक्ट 1873 के तहत बाहरी व्यक्तियों के घोषित प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश और ठहरने पर रोक लगाने के लिए ये नियम बनाए गए थे। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जो हमारे ईस्टर्न स्टेट हैं वहां पे सिर्फ वही अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करे और अन्य कोई इसमें इंटरफेयर ना करे। मतलब जो बंगाल, क्योंकि बंगाल के ईस्टर्न क्षेत्र में पड़ता है ये हमारे ईस्टर्न स्टेट, तो इन ईस्टर्न स्टेट्स को में बंगाल के लोग अपना व्यापार कर सकते थे। उनके व्यापार को रोकते हुए अंग्रेजों ने उस पर अपना पूरा आधिपत्य स्थापित करना चाहा और यहाँ पे एक नियम बना दिया ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति बिना उनकी परमिशन के इसमें विदाउट परमिशन इसमें प्रवेश ना कर सके। इस सिस्टम को बनाने का जो मेन पर्पस था वो था इंडियन बिजनेसमैन को बंगाल के नॉर्थ ईस्ट में जाने से रोकना। पूनम के टाइम एक्सीड कर रहा है, आप ओवर करिए। ठीक है सर। हमारे यहाँ पे जो मैं मेन टॉपिक्स पे आती हूँ, इस इनर लाइन सर्विस, इनर लाइन जो वो है आपका सिस्टम, इनर लाइन परमिट, इसको बनाने का जो मेन उद्देश्य था ब्रिटिश का था कि वो व्यापारिक क्षेत्र को अपने को बनाना चाहते थे और दूसरे लोगों को यहाँ पे आने से रोक देना चाहते थे, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। लेकिन जब हमारे यहाँ 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता के बाद में जब नेहरू जी, हमारे माननीय नेहरू जी पूर्व प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो नियम बनाया गया है इस नियम को बिल्कुल पूर्ववत रहने दिया जाए, क्योंकि उनका मानना ये था कि इसको बनाए रखने से जो हमारा विभिन्नता वाला, सिर्फ उनकी मोटिवेशन ये थी कि हमारे यहाँ पे जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, जो हमारा पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं, वहां पर उनका कल्चर, उनका खान पान, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका सब कुछ संस्कृति, सब कुछ हमारे मिड भारत से अलग है, तो उसको हम क्या करें, एक प्रोटेक्शन प्रदान करें ताकि वो वहां पर सेव रहें, और इसीलिए इस इनर लाइन को कंटिन्यू रखा गया। ओवर कीजिए नेक्स्ट कैंडिडेट। सिटीजनशिप बिल पे कोई जो तीसरे कैंडिडेट थे अंचल जी, वो क्या बोलना चाहते हैं? जी सर, देखिए मेरा सर नेटवर्क इशू हो गया था तो मुझे नहीं पता कि मतलब पूनम जी ने क्या बोला है, अभी क्या क्या बोला है, मतलब कितना क्लियर कर दिया, लेकिन जो मैंने तैयार किया था वो मैं अभी बोलना चाह रही हूँ सर। कि जो नागरिकता के बारे में इन लोगों ने बताया है कि नागरिकता में संशोधन हुआ है और नागरिकता से विरोध होते रहते हैं, लेकिन जो ये नागरिकता है सर, ये क्यों, मतलब क्या जरूरी है सर इसलिए नागरिकता क्यों जरूरी है जिस पे ये विरोध चलते रहते हैं? ऐसा नहीं है इंडिया में ही, हर जगह इसके विरोध चलते हैं सर। जैसे कि मैक्सिको के लोग आते हैं सर अमेरिका में, तो वो किस वजह से आते हैं? हमारे यहाँ जो हो रहा है अप्रवास हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है सर? तो इसके भी कई सारे रीजन है। जैसे सर संभावनाएं सर, जहाँ पे ज्यादा संभावनाएं दिखती है लोगों को, जिस क्षेत्र में वो चाहते हैं करना, जहाँ मतलब उनको लगता है कि हम यहाँ पे, मतलब जैसे मैक्सिको के लोग चाहते हैं अमेरिका में, वहाँ पे औद्योगिकरण ज्यादा हुआ है तो वो लोग वहां रहना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ अप्रवास हुआ है, जो प्रवासी लोग आए हैं दूसरे देश से, उनकी जो रीजन है वो उत्पीड़न है सर। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो बांग्लादेश के जो लोग आए हैं वो मेनली उत्पीड़न की वजह से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेन रीजन है कि वहाँ पे स्टेट रिलीजन है, वहाँ पे इस्लाम धर्म है, तो वहाँ पे मेजोरिटी उनकी ज्यादा है, तो वो लोग वहाँ पे माइनॉरिटी में है, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे प्रवास करते हैं और कई बार मतलब प्रवास कर चुके हैं। ये मुद्दा हमेशा बना रहता है प्रवास का, तो लोगों ने विरोध भी किए हैं इस वजह से कि पहला तो यही है कि उन लोगों का मानना है कि भारत जो है वो नागरिकता को एक धर्म के आईने से देख रहा है, मतलब वो धर्म के अनुरूप चल रहा है। लेकिन सरकार का मानना है कि लेकिन सरकार का मानना है कि इसमें कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, और कोई आर्टिकल 14 जैसे कि नागरिक जो होता है उनको राइट्स भी ज्यादा मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ के जो नागरिकता जिनको मिल जाएगी उनको जो अधिकार है वो ज्यादा मिलेंगे। जैसे आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 है, 30 है, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं। बाकी जैसे आर्टिकल 14 का यहाँ पर उल्लंघन बताया जा रहा है, 14 है, 21 है, 25 है, जैसे 32 है, ये नागरिक और गैर नागरिक ये दोनों को मिलते हैं सर
लोग यहाँ पे प्रवास कर रहे हैं। और एक और मुद्दा इसमें उठता है कि उन्हीं 3 देशों के लोग जो है, जैसे पार्सियन, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, जैन, ये उन्हीं की कंट्री से लोग आए हैं, वहां पे माइनॉरिटी मान रहे हैं। लेकिन जो नेपाल में जो लोग रह रहे हैं, नेपाल में जो लोग रह रहे हैं, मधेसी रह रहे हैं, और तिब्बत में बुद्धिस्ट रह रहे हैं, तो वो वहां पे माइनॉरिटी है, तो उनको भी अलाउ करना चाहिए यहाँ पे आने के लिए। तो ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं इससे रिलेटेड। और सर अभी एक और बात बोली, अवैध प्रवासी, यहाँ पे एक बात आई अवैध प्रवासी। तो अवैध प्रवासी क्या होता है? जो बिना ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट के जो आ जाते हैं किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में, और या फिर जिनका जो वीजा है, जो उनकी टाइम लिमिट है, वो उनकी एक्सटेंड हो जाती है, तो या फिर उनके पूरे दस्तावेज नहीं हो पाते हैं, तो वो लोग अवैध प्रवासी के रूप में माने जाते हैं। तो इसमें अवैध प्रवासी के बारे में यही बताया है। और ये जो ऐसा नहीं है कि अब ये 3 कंट्री के जो लोग आ रहे हैं, तो अभी मुस्लिमों को आने की मतलब नागरिकता नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं है सर। वो भी नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन वो पुराना रूट ही फॉलो करेंगे, उनको 11 साल में ही नागरिकता मिलेगी। लेकिन इन लोगों के लिए जो माइनॉरिटी के ये 6 डिसाइड किए हैं, इन लोगों के लिए 5 साल में नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका यही है कि जो नागरिकता है वो सरकार की तरफ से एक जो संशोधन हुआ है उसमें वो सही किया गया है सरकार की तरफ से। सरकार का ऐसा मानना है कि इसमें जो डेटा रह जाते हैं, जैसे जनगणना में, तो वो पूरा का पूरा एक हमारे पास डेटा होगा और हम उन्हें सुविधाएं मुहैया करा पाएंगे। अगर नागरिक होते हैं तो उनको उनके अधिकार मिलेंगे। तो सर मैं यही अपने विराम देना चाहती हूँ सर। ठीक है। वैभव जी, आपके पास थोड़ा अनुभव की कमी है, आप बिगनर हो, लेकिन तब भी आपने बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं और चीजों को समग्रता में प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसी तरह मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी। दूसरा, पूनम जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि एक तो इनके साथ पॉजिटिव क्या था कि जब इन्होंने किसी की आलोचना की तो इन्होंने खुद से आलोचना नहीं की। इन्होंने कभी विपक्षी पार्टी के माध्यम से, कभी मीडिया की रिपोर्ट के माध्यम से आलोचना की। तो जब भी आप लोग आलोचना करें तो इस बात का ध्यान रखें कि एक अच्छा प्रशासक वही होता है जो किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाए। कभी भी सरकार के खिलाफ आपको बुरी बात करनी हो तो अपने मुंह से मत कीजिए, किसी के माध्यम से कर दीजिए। तीसरी बात, पूनम जी की सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट की है वो एक थी इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। जब इन्होंने आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 15 को रीड आउट किया तो ये बहुत ही आकर्षित किया। और ये लीगल और वैधानिक, लीगल और मोरल दोनों रूप से सही भी लैंग्वेज होती है। तो जब भी कभी आपको मौका मिले तो संविधान में जो भाषा प्रयोग की गई है उसका जरूर आप कोट कर सकते हैं। इन आप में एक सबसे बड़ी कमी क्या थी कि स्पष्टता का अभाव था। आप कहीं से भी कहीं बोलने लगते हैं। तो जब भी आप बोलें तो एकदम स्पष्टता के साथ बोलें। एक बात को खत्म करें तब दूसरा डायमेंशन उठाएं, दूसरा डायमेंशन खत्म हो तब तीसरा, तीसरा खत्म हो तब चौथा। ये नहीं कि चौथा डायमेंशन चल रहा है बीच में आप दूसरे डायमेंशन की बात करने लगे। कैमरे का ओरिएंटेशन अच्छा रखें, क्योंकि जब वर्चुअल क्लास हो रही है तो फिजिकल क्लास की तरह आप कैमरे का ओरिएंटेशन ठीक करें। जब आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के क्या वर्डिक्ट है, कौन सा जजमेंट है, इसकी आपने बात ही नहीं की, जबकि वो हमारे लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है और अंतिम रूप से संविधान का संरक्षक तो वही है। जी सर। संविधान की व्याख्या करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताइए। बीच बीच में क्या आप इनफॉर्मल हो जाते हैं, आप जो स्थानीय बोलियां हैं उनकी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, जैसे कि बैठते हैं, मैं ये कहती हूँ। जब भी आप राज्य का या देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उस राज्य या देश की भाषा बोले, ना कि आप लोग समझते होंगे। ठीक है, मूल बातों को आपने समाहित किया, ये अच्छी बात है कि पूजा जी की भी अच्छी बात थी कि मूल बातों को समाहित कर दी थी। दूसरी बात, आप टाइम से बोले। आपने टाइम थोड़ा ज्यादा लिया और ये दिखाता है, इनडिसिप्लिन को दिखाता है। टाइम इस में 5 ज्यादा नहीं जाए, आप टाइमर लगा लें। अंचल, आपकी एक बात बहुत अच्छी थी कि आपने विश्व राजनीति से जोड़ा जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, लेकिन यही आपकी खराब बात थी कि 80% आप विश्व राजनीति पे ही बोलते रहे। केवल 20% के लगभग आपने इंडियन पॉलिटिक्स को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से जोड़ा।
ठीक है, थोड़ा सा अगर आप पहले से एक बार प्रैक्टिस कर लेते, रिकॉर्ड कर लेते, सुनते, फिर से बोलते तो ज्यादा बेहतर रहता। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर काम कीजिए। ठीक है, अगला ग्रुप। अगला ग्रुप कंप्लीट हो गया सब? जी सर। हाँ तो ठीक है, फिर क्लास को खत्म करते हैं। जी सर। जी सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग फ्रेंड। गुड इवनिंग। ओके, इज दैट क्लियर? कल को क्लास है नीरज जी? कल इवनिंग में रहेगी क्लास, अभी तो कोई मैसेज है ना, अगर सुबह में रहती तो क्या टाइम है कल का टाइम क्या है? टाइम अभी फिक्स कुछ नहीं है सर, मैसेज डाल देते हैं 10 से 12 बजे के करीब। अरे नीरज जी, एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये ग्रुप वाइज जैसे ये बोलते हैं, इसके लिए आप लोगों ने पर्सनल चैट भी सिस्टम रखा था या सर ने किया था? कैसा? जी जी बोलिए, दोबारा रिपीट कीजिए, मैं समझा नहीं। जो ये आप लोग ग्रुप वाइज डिस्कशन करते हैं, जैसे अभी के मेरे साथ ये 2 लोग और हैं और मैं हूँ, तो ये सर ने चूज किए थे या आप लोगों ने स्वयं? नहीं, सर ने बोला था कि ये जो डिस्कशन होगा हर संडे में करंट इवेंट से रिलेटेड, इसमें एक ग्रुप में